नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और उत्तर प्रदेश की बात कुशीनगर से हम कर रहे हैं। जहां ये उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आखिरी छोर पर आ पहुंचे हैं। कुशीनगर बुद्ध की नगरी है और यहां सबसे बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध से जुड़े बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, जो कहीं ना कहीं दूर दूर से यहां लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा कभी इसे चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ की रेल कनेक्टिविटी के क्या हाल है, यहाँ की हवाई सेवाओं का क्या हाल है, यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है योगी सरकार के आने के बाद, और 2047 विजन जो योगी सरकार लेकर चल रही है उसका क्या असर यहाँ देखने को मिलेगा, उसका फायदा इस जिले को क्या मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे, हर सेक्टर से हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, इस जिले के विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, एक लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। पहले सर मैं, क्योंकि गोरखपुर आपका इलाका पड़ता है, ये पूरा आपका ही इलाका है और निषाद समाज का ठीक ठाक वोटर है, ऐसे में पहला सवाल आपसे, कुशीनगर क्यों, क्योंकि ये बिहार से लगता है, नेपाल सीमा भी यहाँ से नजदीक है, इसके अलावा कुशीनगर को आखिरी छोर कहा जाता है यूपी का। आप मानते हैं कि योगी सरकार के आने से, क्योंकि अब तो डबल ट्रिपल इंजन सभी इंजन आपके ही हैं, आपके सहयोगी दलों के ही हैं, तो क्या कुशीनगर का विकास उस अनुरूप हो पाया? देखिए, मैं तो आपके चैनल को बधाई दूंगा कि एक ऐतिहासिक धरती बुद्ध की धरती है, और आपने अंतिम छोर कहा, लेकिन इसको अंतिम मत कहिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय छोर कहिए कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ लोग इस धरती को चूमने और नमन करने के लिए आते हैं, और इस धरती को हम लोग प्रणाम करते हैं कि आपके चैनल ने यहाँ आकर यहाँ की आवाज़ और दुनिया में पहुँचाई। लेकिन ये बगल में बिहार है, जहाँ की बहार पिछली सरकारों ने छीन लिया था, तो मेरी सरकार चाहती है कि बिहार में भी बहार आए और कुशीनगर में भी बहार आए, और ये हमारे योगी और मोदी जी की सोच है। और आज मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसा ज़िला है कि जहाँ हमारे 2 विधायक हैं निषाद पार्टी के, खड्डा और तमकुही राज से है, और 2 विधायक किसी दल का 10 साल के अंदर बना देना किसी ज़िले में एक इतिहास है। इसके मतलब दर्द यहाँ बहुत था, और दर्द की दवाई के लिए ही दल बनता है, और दल में तभी लोग वोट डालते हैं कि इस दल में जाएंगे तो हमारी दर्द की दवाई दूर हो जाएगी। तो इसीलिए 2 विधायक हमारे लोग दिए, और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतकर इतिहास रचने का काम इस कुशीनगर में किया है। हमारी संख्या बहुत अधिक है, और चूँकि बाढ़ का इलाका है, नदी बगल में है, यहाँ कोई साधन संसाधन नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल था, अंतर्राष्ट्रीय स्थल को सरकारें तो बहुत आई नज़रअंदाज किया, लेकिन दुनिया के लोग जब आते हैं किसी प्रदेश किसी ज़िले में, तो ज़िला अपने आप दुनिया के नगाहों में ऊपर हो जाता है, और हर चीज़ की है अंतर्राष्ट्रीय। आज के दिन में आपने देखा होगा हमारा एक एयरपोर्ट आया, आज के दिन में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोडवेज हो, तो रेलवेज के भी कितने अच्छे सुंदरीकरण हो गए हैं। ये खुद के कुशीनगर उपेक्षित था, उसके कितने सुंदरीकरण हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन, पहले सबसे अधिक लोग कुशीनगर। अंतर्राष्ट्रीय तो कह रहे हैं, लेकिन सर एयरपोर्ट से उड़ान तो नहीं भर पा रही है, रेल कनेक्टिविटी है नहीं। आपको नहीं लग रहा कि अगर रेल कनेक्टिविटी सीधी कुशीनगर हो जाए, पडरौना के जगह, पडरौना में तो है ही, लेकिन कुशीनगर हो जाए तो उससे बहुत फायदा होगा। एयरपोर्ट तैयार है, हर तरह की ऐसे फ्लाइट, रात में भी यहाँ फ्लाइट उड़ सकती है, लेकिन फ्लाइट उड़ती नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य रहा कि ऐसे समय में इसका उद्घाटन हुआ जब कोरोना काल था, और कोरोना काल के बाद दुनिया में बड़ा बदलाव आया, और किसी तरीके से आज के दिन में है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ठीक से इस पर प्रचार प्रसार करें, और लोगों के जो जिस तरीके से अयोध्या में हमारे जो आने जाने की फ़्लाइटों के रेट कम हैं, उसी तरीके से कुशीनगर के भी मैं आज अपील करूंगा अपने विधायकों से कि एक सामूहिक पत्र बनाएं, और जो प्रधानमंत्री तक उसे पहुंचाऊंगा कि अयोध्या में अगर हमारी फ़्लाइटों का रेट कम है, उसी तरीके से कुशीनगर में फ़्लाइटों का जो है किराया कम हो जाए, और इस संचालन आसानी से किया जाए। जब संचालन अधिक हो जाएगा तो आने जाने की सुविधाएँ हो जाएंगी तो हो जाएगा। जो रेलवेज है, रेलवे कनेक्ट है, मैं बहुत दिन पहले आया था, थावे रेल बनी थी, बहुत दिन तक उस पर कोई काम ही नहीं हुआ था। वो तो आया, हमारे लोगों ने उस पर काम शुरू हुआ, और उसका ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ बाढ़ की इतनी समस्या थी कि लोग इतना पीड़ित हुआ करते थे कि और कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हम लोगों को गोरखपुर से आके यहाँ लोगों की सेवा देनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार
24 घंटे खड़ी है। अब हमको कहीं गोरखपुर नहीं, कहीं से भी आना नहीं पड़ता, यहीं के लोग उनको संभाल लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारी सरकार हर जगह खड़ी है, और विकास में भी खड़ी है, सेवा में भी खड़ी है, और भविष्य के विकास के लिए भी खड़ी है। आपने कहा ना कि हमारा विजन 2047 का होगा। 100 साल बाद क्या कहेंगे, 100 साल पहले क्या थे, बीच में क्या थे, फिर हम 100 साल बाद क्या होंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 से लेकर 2025 तक क्या, 2022 तक क्या हुआ, 2022 से 25 क्या हुआ, अब 25 के बाद 2047 कैसा होगा। इसीलिए तो हम लोग सदन में आवाज़ उठाते हैं। जब 2017 की बात करने लगते हैं तो विरोधियों को बड़ा मिर्ची लगती है कि अब पोल खुल रहा है, अब जनता जान जाएगी कि हम लोग केवल 47 की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं 27 में तो वापसी हो नहीं रही है, 47 के ख्वाब पहले दिखा रहे हैं आप लोग। हम कह रहे हैं कि वो तो जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। 2012-13 में राजनीति में आया हूँ, और 14 से ही सपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब फिर जो कहते हैं उसे उल्टे होते, कहते हैं इतना सीट जीतेंगे। और दुर्भाग्य से 2024 है उसमें नैरेटिव सेट हो गया, थोड़ा सा हम लोग जो है लोग धोखे में। विपक्ष तो यही कहता है ना कि काम तो कर रही है, बोलती तो है सरकार, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर कुशीनगर की बात करें, चाहे वो एयरपोर्ट का जो जिक्र किया, रेल कनेक्टिविटी है, जो ग्रामीण इलाके हैं वो बहुत परेशान हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। और इसके अलावा कुशीनगर की बस ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इतनी योजनाएं हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कितना हो रहा है ये बड़ी बात है। और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है कि बातें बहुत करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। हमारी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। मैंने कांग्रेस का भी समय देखा है, सपा बसपा का भी समय देखा है। और कुशीनगर आने में लखनऊ से कितना समय लगता था लोगों को पता था, लेकिन आज मैं 4 घंटे में पहुंच आया। तो इसी की देन है ना, 4 घंटे में अगर लखनऊ से आ गए तो समय तो बच रहा है ना। और आज के दिन में समय नहीं, सुविधाएं, लोगों की जान भी बच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते। अब हम लोग गांव के स्तर तक बोलते मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन फिर भी लोग दूसरी जगह इस रेफर किया समय जाता कुछ है। तो पहले तो कुछ था ही ना। शुरुआत में थोड़ा समय धैर्य रखना पड़ता है। अभी न्यू बन जाए तो कहे नहीं छत नहीं लग गया। मैं कह रहा हूँ अभी हम लोगों ने कितना हम लोग 2017 से आए हैं, 2022 में हम पहुँचे हैं। जब हम लोग पहुँचे हैं तब से स्पीड पकड़ी है, क्योंकि इससे पहले टांग लड़ाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था इन लोगों को। आज के दिन में विपक्ष के पास लोगों को आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा कुछ नहीं बचा है उनके पास, क्योंकि रसगुल्ला में से रस तो जनता ने निकाल लिया है। अब जो बिना रस वाला रसगुल्ला उनके मुंह में भरा होगा तो वो रसगुल्ला खिलाएंगे नहीं तो कड़वी बात बोलेंगे। आज के दिन में जनता जनार्दन होती है, जज होती है, और जनता ही जानती है कि किसके समय में कौन सा कार्यकाल है। कितना ही बिहार बॉर्डर पर, बिहार में जंगल राज था, उससे प्रभावित कुशीनगर जो देवरिया भी गोरखपुर होता था। गोरखपुर में रेलवे का जब ठेका होता था तो 1-2 आदमी जरूर मर जाते थे, लेकिन अभी देख लीजिए कोई भी नहीं। बिहार से लोग ठेका लेते थे बंदूक के बल पर। अब बंदूक में ताकत नहीं है हमारी सरकार में। अब जनता के पास ताकत दे दिया, बटन दबाकर जिसे चाहेगी वो सत्ता में रहेगा, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। संजय रिशा जी, अभी आपने अपना दल, ओपी राजभर सब इकट्ठा कर लिया, सारा ओबीसी, दलित, पिछड़ा, सबको कोशिश कर रहे हैं। ये पीडीए की काट है या बीजेपी सरकार पर दबाव की काट राजनीति है? ये दबाव की राजनीति नहीं। देखो, दुश्मन के सामने प्रदर्शन किया जाता है, कोई दुश्मन तो है नहीं। आज के दिन में एकता राजनीति में, अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो लिखा कि जिस जाति जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है वो समुदाय गर्त में चला जाता है। तो 70 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकल गॉड फादर बन के आए, तो देखिए किस तरीके से अपर कास्ट के लोगों राजनीति में हैं। पॉलिटिकल गॉड फादर अब मिल्कमैन आए, माननीय मुलायम सिंह, किस तरीके से यादव भाई जहाँ जहाँ थाना देखो वहीं दिखाई देते हैं। आज के दिन पॉलिटिकल गॉड फादर अब जो लेदरमैन कांसी राम आए, तो देखो किस तरीके से हर जगह जिस भी क्षेत्र में देखो तो दिखाई देते हैं। तो समाज, हम लोग तो लेंस से अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो भी एक चपरासी नहीं दिखाई देता है निषाद समुदाय का, अति पिछड़ी जातियों का। आज के दिन वो अति पिछड़ी जातियों का सम्मेलन था। अति पिछड़ी जातियां वो हैं
कि जो संविधान में भी अनुसूचित हैं और हमारे नाम को पिछड़े में डाल के हमारा हिस्सा खाने के लिए हाथी साइकिल ने व्यवस्था कर दी, वो पिछड़ते गए और पिछड़ते गए। ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने के लिए कम से कम 50 जाति के लोग उस मंच पर थे, वहाँ के लोग हैं। वो चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जो आज रोड पर है। पाइपलाइन में हम धन्यवाद देंगे, आज अखबार में छपा है कि योगी जी विमुक्ति जनजाति का सम्मेलन 31 अगस्त को करने जा रहा हूँ। उससे मैं तो आज के 40 साल पहले मैंने शुरू किया था और लगातार इनको जगा रहा हूँ जो रोड पर है पाइपलाइन पॉलीथिन में। जब उनके ठेले पर जाता हूँ और उनका देखता हूँ राणा प्रताप का चिन्ह, तो पूछता भाई क्या काम है, रोड पर सो रहे हो और राणा प्रताप का चिन्ह लेके घूम रहे हो? तो उन्होंने वो यही कहते हैं कि मेरे पुरखे झुकना पसंद नहीं किए, राणा प्रताप को हथियार बना के देते थे और मुगलों को मार के भगाने के लिए। आज के दिन में हम लोग उजड़े लोग हैं, कानून से उजड़े लोग हैं। एक 12 अक्टूबर 1871 को अगर कानून बनाकर अंग्रेजों ने जिन जातियों को उजाड़ा था, तो 70 साल ये जो बैठे थे सत्ता में, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां अंथा समय अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय अंगार 1949-50 को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया कांग्रेस ने? सपा बसपा ने उसे कूड़ेदान में क्यों डलवा दिया? आज ये जातियां जाग गई हैं और कहती हैं इनको सत्ता में कभी मत आने दो। आज योगी मोदी उसके सर्वे करवा रहा हूं, विमुक्ति जनजाति, ऐसे सारी जातियों को तो आरक्षण दिलवा पाएंगे? मैं कह रहा हूं आज के दिन में आरक्षण तो छोटी चीज है, सम्मान बड़ी चीज है। जिस जाति का मोदी नाम ले लेते हो, प्रधानमंत्री नाम ले लेते हो और देश के सदन में चर्चा हो जाती है, वो आरक्षण से ऊपर हो जाता है, ऑटोमेटिकली आरक्षण भी लागू हो जाता है और उसकी व्यवस्था भी मिल जाती है। आज के दिन में कोई तो निषाद का नाम लेता नहीं था, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा कह के मारे जाते थे, जितना यही लोग थे बेचारे। हम तो 22 साल थाने के सामने डॉक्टर रहे। अब 22 साल थाने में डॉक्टर रहे तो उसके सामने हमारी डिस्पेंसरी थी, एसपी सीओ उनके सरकारों में बैठे आते थे, सर दर्द होता था मेरे पास दवाई लेने, मैं देर तक बैठता था। छोटा क्लिनिक था, लेकिन वो यही कहते डॉक्टर साहब कि ये क्या लोकतंत्र है कि अपराधी को मैं पकड़ के लाया हूँ, तब तक लखनऊ से फ़ोन आ गया छोड़ दो। अब बेचारी अखबार में छप गया, हमारी नौकरी चली जाएगी अगर छोड़ देंगे तो। किसी को दूसरे को पकड़ के ला के उसके जगह पर बंद करना पड़ता, अपराधी बड़े छोड़ना पड़ता था। मैं जब 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन हुआ, उसमें हमें जेल जाना पड़ा, तो पता चला उसमें 30% ऐसे अपराधी ऐसे नाम है। पूछा क्यों भाई? कहना साहब दीदी के यहाँ खिचड़ी लेके जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, सड़क ऐसे पकड़ के बंद कर दिए गए। ये तो जंगल राज था, गलत है ना। आज के दिन में जो आपके पार्टी का उद्देश्य हो, अगर पिछड़े समाजवाद है तो समाजवाद का मतलब जो आज बराबर नहीं है समाज में, सब मतलब बराबर, आज मतलब आज नहीं है बराबर, उन्हें बराबर करने के लिए हर को अवसर मिलना चाहिए था। कौन सी ऐसी मशीन लगा दिया कि खाली लेदरमैन भर्ती हो गए हाथी के समय जो हरवा थे? कौन सा ऐसा मशीन लगा दिया कि जो है कि सपा के समय केवल मिल्कमैन भर्ती हो गए, अदरमैन कहाँ चले गए? वो भजन गा रहे हैं, आज के दिन में ननकू राम बनकर घूम रहे हैं। और जातियाँ जब उपेक्षित रहेंगी तो एक हो जाएंगी। वो एकता कायम करने के लिए दिल्ली गए थे, क्योंकि दिल्ली जब हम आवाज़ उठा रहे थे, यहाँ क्या नाम है सड़क पर जब मैं रेल आंदोलन किया था, कहा नाम है संत कबीर नगर की, मेरी आवाज़ दिल्ली जाए और दिल्ली तय करे कि प्रदेश भी दिल्ली के अंदर होती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित जातियां हम लोग हैं। जब हम दिल्ली में राष्ट्रपति से बड़ा तो देश में कोई नहीं होता, उसने अधिसूचना जारी कर दिया, तो इन बेईमान लोगों ने हमारा ओबीसी में नाम उत्तर प्रदेश में कैसे डाल दिया? केंद्र बड़ा होता है, राज्य छोटा होता है, तो मेरा हिस्सा लूटने के लिए डाल दिया। रेल आंदोलन किया कि मेरी आवाज़ दिल्ली में जाए, यहाँ गोली मार दिया, हमारे लोगों को जेल भेजवा दिया, हमारी 60 गाड़ियाँ जला दिया, हमारे लोगों को कितनी पिटाई किया गया था। वो दर्द लेके हम लोग गए थे कि मोदी जी अगर आप जय निषाद राज 9 बार नारा लिए 2014 में, राम मंदिर बनाया, निषाद राज का किला बनाया है और निषाद राज की मूर्ति भी लगाया और निषाद के घर में जाके गरीब के चाय पी कर आए हैं, तो मोदी जी आवाज उठाते थे सदन में। भारतीय जनता पार्टी के मछुआ विजन में थी। आज दर्द की दवाई मोदी योगी के पास है और ये दर्द के लेकर गए थे देश में। 193 जातियों के लोग वहाँ इकट्ठे थे और भैया भी थे राजभर, उनको राजभर भी क्रिमिनल कास्ट है, कुर्मी भी क्रिमिनल कास्ट है। हम नदियों में डुबो के मारते थे, राजभर भाई उनको भी मारते थे मिलकर। और ईख के पेड़ में ईख जो होता था उसमें अंग्रेजों को कुर्मी भी बांध कर मारते थे, इसलिए कुर्मी को भी क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। ऐसे सभी जातियाँ जो रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़क पर हैं, दर्द है। देश को आज़ाद कराने वाले
जातियां हैं, सर, ये उनकी बताइए, आवाज हम लेके ये गए थे। जाति से कब उठेंगे? ये जाति से कब उठेंगे? हम हम कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट्स की बात कब करेंगे? आज हम लोग बोलने लायक इसीलिए हुए हैं कि अंग्रेज भागे हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित है, तो निचले पावदान पर रहने वाली जातियां जो सड़क पर भीख मांग रही हैं, उसके लिए कब कानून बनेगा? वो क्रिमिनल टाइप साइट इंक्वायरी कमेटी 70 साल हो गए, कब लागू होगा? इन लोगों ने कूड़ेदान में डाल दिया, तो आज डॉक्टर साहब उसको ऊपर कर रहे हैं, तो हमारी सरकार अवसर दे रही मोदी होगी। आज सरकार साथ में है तब आवाज है, तो मैं तो चाहता हूं कि जिसकी आवाज होती उसी की समस्या का समाधान होता है। इसलिए पूरे देश के लोग आए थे, एक देश एक प्रदेश के लोग नहीं थे। बिहार नज़दीक है और बिहार क्योंकि कुशीनगर से लगा हुआ राज्य है, तो क्या चुनाव अब नज़दीक हैं बिहार में? मैंने पहले भी कई बार पूछा, तो बीजेपी के साथ या अलग अलग चुनावी ताल ठोकेंगे? देखिए, त्रेता का गठबंधन है। कभी भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे तो सबसे पहले बड़े भाई निषाद राज को गले लगाए थे, और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज को खत्म किया था, सुख का राज लाया था। तो आज डॉक्टर संजय ने सेना बनाया पूरे देश में। हम छत्तीसगढ़ पहले हम 2018 में भाजपा सपा बसपा और पीस पार्टी निषाद पार्टी थी, मैं छत्तीसगढ़ लड़ा था, भाजपा हार गई थी। 2000 फिर उसी में मैं मध्य प्रदेश लड़ा, भाजपा हार गई थी। मैं 2 प्रदेशों में चुनाव लड़ा था। मैं छत्तीसगढ़ में कहा नहीं मैं भाजपा को जिताइए, मैंने मध्य प्रदेश कहा, राजस्थान कहा, दिल्ली कहा और हरियाणा में जाके कहा, उत्तराखंड में अपनी टीम को लगाया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत दो और सीट वो देंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो बिहार भी हम लोग आएंगे, लड़ेंगे, और हम चाहते हैं, बिहार की दर्द को बहुत दर्द है। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर आप साथ रहेंगे तो बीजेपी वहां जरूर जीतेगी, एनडीए जरूर जीतेगी। आज ही का अभी बिहार के लोग आए हुए हैं, हम तो ये समझ नहीं पाए यहाँ रास्ते में आप रोक लेंगे। हमारे लोग वहाँ पड़रौना में हजारों लोग बिहार से आए हुए हैं कि डॉक्टर साहब आइए, हमारा भी हिस्सा लूटा गया है। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले आज़ादी के समय वेस्ट बंगाल बना था। वेस्ट बंगाल में संविधान की सूची में अनुसूचित जाति में केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ रहे? और देखिए, जब बिहार अलग हुआ बंगाल से तो हमारा पन्ने गायब कर दिया गया, हमें हवा में उड़ा दिया गया। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ? नोनिया जो पर जो है माजी। सीटें चाहते हैं बिहार में? अभी कितनी सीट? हम कह रहे हैं आज के दिन में पहले बॉर्डर पर हमारे लोग नदियों के किनारे, सबसे ज्यादा नदी तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में है। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में। अभी ट्रेन में जाइएगा तो 70% जो है गरीब जो मिलेंगे वो बिहार के मिलेंगे, और उनके में निषाद कम से कम 50% होंगे। आज उनकी आवाज़ बनने के लिए मैं जा रहा हूँ, और आज के दिन में 1 तारीख को हम पटना में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, बिहार के लोग तैयारी के साथ जितने रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के समय रखेंगे कि हम इतने सीटों पर आपको जीत रहे हैं, जीत दे रहे हैं। उसमें से जो हारी हुई सीटें हैं, भाजपा नहीं जीती है, आरजेडी नहीं जीती है, उन जो नहीं जीते हैं, रैली नहीं जीती, वो हमें दे दें, और जीत हारी हुई सीटें हमें दे दें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 15 सीट मिली थी, 11 हारी हुई लिया, 9 उसमें से जीत के दिया, 2 जो हारा भी वो भी 2000-3000 वोट से है। तो हम हार को जीत में बदलने वाले हैं। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम निषाद राज हार को जीत में बदलने वाले थे, उसी तरीके से हम लोग आएंगे, लड़ेंगे। संजय जी, क्योंकि मत्स्य विभाग है आप पर, और देखिए बहुत निषाद समाज के लोग मछली पालन भी करते हैं, लेकिन मैं आंकड़ा यहाँ देख रहा था, बताते हैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की तो बताया कि मछली पालन यहाँ घट रहा है इस जिले में, और क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजीविका का साधन है यहाँ मछली पालन। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ट्रक से मछली आंध्र प्रदेश से आती थी, तब यहाँ के लोग मछली खा पाते थे। मछली विभाग छोटा विभाग था, उपेक्षित है, आधा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। 80% मछली पहले आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आती थी, लेकिन आज हम 20% केवल आ रही है, 80% हम पैदा कर रहे हैं, और हम अनुदान देकर, ट्रेनिंग देकर उन्हें कर रहे हैं कि आगे आइए। आज के दिन में मछली की बात करते कुशीनगर में, कुशीनगर मछली के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। पूरे देश के लोग, वहाँ एक पनियामा स्टेशन है, यहाँ एक विशेष मछली की प्रजाति पैदा होती है, टेकुआ, उसको खाने के लिए आते हैं, और एक दिन बनता, हफ्ते दिन खाते हैं। ऐसी मछली दुनिया में कहीं पैदा नहीं होती है। अभी मैंने NFGR जो हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट NFDB है, उसको लिखा हूँ, और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में हमारा जो एक अनुवांशिक केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर है, उसको मैंने दे रखा हूँ कि जल्दी से कुशीनगर को मत्स्य के क्षेत्र का हब बनाओ, और टेकुआ मछली को एक ऐतिहासिक मछली घोषित कराकर उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए, और उनके बच्चों यहाँ के रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराने की एक प्लानिंग चल रही है। और एक तरीके से कुशीनगर
एक फिशरीज का हब घोषित हो जाएगा बहुत समय। और यहाँ पहली बार है, 70 साल में 1 रुपया अनुदान निषाद नहीं पाते थे। 1-2 माफिया सपा बसपा के थे, वही पूरे जिले का वो लेते थे पोखरा। अब कम से कम समिति नहीं बन रही थी, वही लोग थे, कानून बदलवा दिया और कम से कम कई 100 समितियां सैकड़ों बन गई हैं। अब उसी गांव सभा का आदमी उसको ले रहा है। सबसे बड़ी बात फायदा क्या है कि मत्स्य विभाग के उत्पादन बढ़ा है। पूरे देश में इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब हमारे इस विभाग को मिला है मछली उत्पादन में। उससे लगता है कि मछुआरे ही मछली मारते हैं, मछुआरे ही ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर उत्पादन बढ़ा है, इसके मतलब उनका आय भी उनका विकास की धारा में आगे बढ़ा। उनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोर्ड योजना है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए है। उनके दो हाई स्कूल में 10,000 बीएम होंगे तो 20, इंटर में होंगे 20,000, बीएम होंगे 30,000, उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000 अनुदान दे रहे हैं। जो है बच्चे जिनका आय 2 लाख से कम है, उनकी बेटी की शादी के लिए है। फार्म भर लें, फार्म निकला हुआ कंटिन्यूअस भर लें उसी में। फिशरीज UP fisheries.in में टाइप करें, तुरंत आ जाएगा। उनके इलाज के लिए व्यवस्था करा दिया, ट्रेनिंग के लिए करा दिया, उनको दूसरे प्रदेश में ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो ये सारे कुछ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। तो सैकड़ों लोगों ने अनुदान लेकर काम, 50 लाख का कैश लगा लिया, 30 लाख रुपए उसे अनुदान मिला है। वो तमाम ऐसा है अनुदान देकर पोखरे खुदवाना, उनको दुकान दिलवाना। इस क्षेत्र में इनके बीमा फ्री का करवा दिया। KCC इनके पास एक्चुअली गरीबी बहुत है, मैंने पहले ही बता दिया कि इनके पास ज़मीन जायदाद है नहीं, उजड़े हैं। सबसे ज़्यादा अगर गरीबी थी निषादों की तो यहाँ कुशीनगर के एरिया में थी, हाटा है, तो उसमें ये अनुदान ले नहीं पाते थे। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने क्या चाहते, हमने कहा कुछ नहीं चाहता हूँ, हमारे समाज को, हमारे खेती बाड़ी नहीं, उजड़े लोग हैं, ये अंग्रेजों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने उजाड़ा, इनको कुछ व्यवस्था दीजिए। किसान होते तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता। अब इनको 4% ब्याज पर, बिना गारंटी के, केवल आधार कार्ड के आधार पर, और जो है इनको किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा। वो अनुदान लेकर अपना आगे महान बन रहे और आगे आगे बढ़े हैं। लेकिन यह मान लीजिए कि मछली पालने से काम नहीं चलेगा। मैंने हमारा समाज मेरे साथ आया है कि मछली भी पालेंगे और कलम भी चलाएंगे, अधिकारी कर्मचारी भी बनाएंगे और विधायक MP MLA भी बनाएंगे और सत्ता में पहुंचकर अपने समाज का हिस्सा लिखाने का काम। आप देखिए आखिरी पड़ाव के पर आ चुके हैं हम चर्चा के पर। मेरे 1-2 छोटे सवाल। पहला सवाल, अभी आपने देखा कि केंद्र में आप देख ही रहे हैं कांग्रेस और सभी जो दल हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव ने यूपी में वोट चोरी का आरोप लगा दिया। कई जिलों को लेकर उन्होंने जिक्र किया, उपचुनाव का जिक्र किया, उन्होंने 2024 का जिक्र किया। तो आप पर, आपके सहयोगी दल बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि ये तो वोट चोरी करके सत्ता हासिल करते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2047 को लेकर भी चर्चा हुई। अब आप 2027 की बात कर रहे हैं। 2027 में आप क्या विजन लेकर जाएंगे भाई? 2047 का तो ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है जो वायदे किए 2027 में तक वो पूरे हो पाए? वोट चोरी और 2027 का मिशन। किसी भी समाज को गांव में रहे, भारत गांवों का देश है, भारत गरीबों का देश था, नौजवानों का देश है। इनको सम्मान चाहिए, इनको सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये चीज़ें सम्मान मेरी सरकार दे रही। पहले कैसे दहशतगर्द, कैसे माफिया कब्जा करते थे, कैसे बेटियां नहीं पढ़ने जाती थी, किस तरीके से गैंगवार हमारे गोरखपुर में होता था। ये शाही गुट है तो तिवारी गुट है तो फलाने गुट है, पता चला उसी में से बीच में बिहार से आते थे। कैसे लोग आते थे कि उनको ना नौकरी मिलती थी ना ठेकेदारी मिलती थी। सुरक्षा शांति कितनी हो गई। वोट चोरी पे बताइए ना, वोट चोरी पर यार, वोट चोरी हुई या नहीं हुई? हमारे रामायण में लिखा है कि जो जैसा सोचता है उसको ऐसे ही दिखता है। इन लोगों के समय चोरी होता था। आज के दिन में चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और वोट राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रीय नागरिक को डालने का अधिकार है। हमारी सरकार ने कोई नया कानून बनाया हो तब ये हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं। इसके मतलब अगर वोट चोरी भी हो रही है तो इनके बनाए हुए कानून से अब चुनाव आयोग चोरी नहीं होने दे रहा है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। कानून तो कानून एक सेकंड, वो अखिलेश यादव ने तो बकायदा दिया कि हमने इतना हलफनामा दिया है, लेकिन चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र नहीं है जो चाहे कर ले।
देश का जो कानून बना है उसी कानून के मुताबिक चुनाव कराता है। तो चुनाव आयोग अगर उसी कानून के मुताबिक करा रहा है, ये SIR इनके समय में हुआ था तो क्यों इन्होंने उस कानून को बनाया था भाई? तो इसके मतलब आज के दिन में सब बीमारी यही है कि ये लोग फ्री का वोट पाते थे, जो हाथी साइकिल पंजाले पिछड़ों दलितों शोषितों का, अब वोट मिल नहीं रहा है। हार रहे हैं, जब हारते हैं तो EVM पर ठिकरा फोड़ते हैं और जीत जाते हैं तो खुशी मनाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ वोट चोरी हो रहा था, 43 सीट जीते तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं कि हम चोरी से गलती से जीत गए हैं। अभी तो लोकसभा में जीते हैं 43 सीट ना, तो वो चोरी से जीत गए हैं, तो इसका मतलब कैसे जीत गए? इस्तीफा दे दें, गलती जितवा दिया चुनाव आयोग ने हमें। हम लोग रोड पर आएंगे जब सही होगा तब चुनाव लड़ेंगे। अरे जब जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं और जब हारते हैं तो कहते हैं नहीं यार दुखी है। हरियाणा और हार गए हैं, महाराष्ट्र हार गए हैं, अभी देखो बिहार हारने वाले हैं, अभी वेस्ट बंगाल में हारने वाले हैं। क्योंकि ये निषाद लोग जो है पूरा देशभर में हैं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ निषाद पार्टी और निषाद मत समुदाय के लोग नहीं हो। तो 18% आबादी हमारी है और ये लोग एकदम अनपढ़ गंवार थे। उनके अंदर एक चीज़ डाल दी गई थी कि निषादों को बनाओ अंधा और उठवाओ इनसे अपना झंडा और पीठ पर बजाओ डंडा और अपना चलाओ धंधा। अब निषादों ने कह दिया फेंको इन बेईमानों का झंडा, ले लो अपना डंडा, मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा, अब बंद कराओ इनका धंधा। और निषाद जब से आ गया इनका धंधा बंद हो गया है, हाथी साइकिल पंजा के, इसलिए परेशान है। राजभर भैया भी आ गए, वो भी आशीष जी हैं। तो ये पिछड़ी जातियाँ फर्जी PDA बना। चले मेरा आखिरी सवाल, 2027 की लड़ाई अब शुरू हो गई है लगभग, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। 2026 में पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद 2027 के लिए, और अभी से लोग कमर कसने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप किसके साथ, हिंदुत्व के साथ या PDA की काट के साथ तो नहीं आ जाएंगे? क्योंकि ये राजनीति और संभावना का खेल है, कोई मना नहीं कर सकता है। तो पता नहीं कब किसके साथ गठबंधन हो जाए। क्या PDA मुसलमान तो नहीं है ना? तो हिंदू के अंदर ही तो PDA है। पिछड़ा दलित कौन है? जो इसी बस दो कुटुंबकम के हैं। आज के दिन में जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें जाति दिखाई देती है। हाथी जब सत्ता से बाहर होती है दलित दिखाई देते हैं, सत्ता में जाने के बाद खाली वही सतीश मिश्रा एंड कंपनी दिखाई देती है। और जब साइकिल आती है तो माता प्रसाद दिखाई देते हैं, वहीं बगल में शिवपाल चाचा नहीं दिखाई देते हैं। तो पिछड़े में है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या करें बताइए आज के दिन में? पिछड़े दलित अपमानित, पीड़ित दुखी अपमानित, ये सारे लोग NDA के साथ हैं और उसकी पीड़ा धीरे धीरे मोदी योगी दूर कर रहे हैं। हमारे NDA फिर जीतेगी 2027 में, काम के आधार पर, शांति के आधार पर, सेवा के आधार पर, लोगों के सम्मान, हर जाति हर। पहले जब सदन होता था विधानसभा, हम लोग पढ़ते थे, आप ही लोग चलाते थे, इतने अपराधी आए हैं, इतने अपराधी मंत्री बन गए, इतने अपराधी लोग विधायक बन गए। अब आप ही लोग चलाते हैं ना, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने प्रोफेसर, इतना जाति, इस जाति के लोग, महिलाएं, इतना, ये सारा किसने किया? इसी को तो हमारा बस इसी को तो कहते हैं समरसता, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जो सभी जाति को अवसर मिले, सभी धर्म को अवसर मिले। जब ये सत्ता में आएंगे तो खाली जालीदार टोपी वाले कब्रिस्तान दिखाई देगा और बाकी के ऊपर लाठी बजेगी। तो कैसे हो जाती है भैया? ये हाथी 786 और लाठी अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। और यहाँ जो है ये उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, और उत्तर प्रदेश शांति का प्रदेश बन रहा, विकास का प्रदेश बन रहा। अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर, अब 1 नंबर पर आ जाएंगे। चलिए सर, आपको बधाई, आप 1 नंबर बनाइए और तभी जनता आप लोगों को चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मंच पर जुड़े। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी, आपने बेबाकी से हर बार की तरह इस बार भी सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन आप मंच पर रुके रहिए सर, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, जिनकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी और उन्हें सम्मानित करेंगे मंत्री जी। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगी राणा हॉस्पिटल के डॉक्टर सोना घोष और डॉक्टर AK राणा जी को। प्लीज़ आइए और उन्हें सम्मानित करेंगे। मंत्री जी, ये हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये IVF के लिए जाना जाता है, क्योंकि आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वरदान साबित हो रहा है ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए जिन्हें दिक्कत होती है। और ये हॉस्पिटल लगातार अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में IVF में नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस हॉस्पिटल ने। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की सबसे प्रसिद्ध सीनियर कंसल्टेंट हैं
डॉक्टर सोना घोष जी और डॉक्टर A.K. राणा जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत, एक बार थोड़ा सा तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। और फिर मैं आगे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद हबीब जी को, द क्रेसेंट स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्रिसेंटो से प्लीज आइए, डायरेक्टर हैं और 100 से अधिक टीचर्स, 3500 से अधिक बच्चों का भविष्य संवारने वाले, पूर्वांचल के सबसे टॉप और कुशीनगर में एक अलग पहचान बनाने वाले द क्रिसेंट स्कूल कप्तानगंज कुशीनगर एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मोहम्मद हसीब जी, प्रिंसिपल एंड फाउंडर। साथ में मैं आगे बुलाना चाहूँगी अजय गुप्ता जी को, जो टॉप बिजनेसमैन हैं और काफ़ी इनका नाम है इसलिए क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की और पूर्वांचल में सबसे अधिक टैक्स पेयर के साथ सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले और कुशीनगर के पडरौना जैसे छोटे शहर में कल्याण ज्वेलर्स का भी आउटलेट देखते हैं। और सरस हॉस्पिटल के मैं बुलाना चाहूँगी आशीष दुबे जी को, प्लीज़ आप आएँ। सरस हॉस्पिटल कम उम्र में अपनी मेहनत से कई शहरों में हॉस्पिटल खोलकर इन्होंने गरीबों की मदद की है और असहाय लोगों की मदद करने वाले सरस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं आशीष धर दुबे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि इससे कार्यक्रम में भी अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप मंच पर आए और सम्मान देंगे एडिटर रमेश चंद्रा जी। और जब भी डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मंच पर आते हैं, चार चांद लगा देते हैं क्योंकि हर एक मुद्दे पर वो जिस तरह से अपनी बात करते हैं और कई बार उनके जो बयान हैं वो इसी वजह से चर्चा में भी रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल कर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।